कहानी का ये 19वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अगले दिन शाम हुई और सलोनी वो खूबसूरत सी लाल साड़ी पहने तैयार हो चुकी थी। सार्थक आया और बोला, कितनी देर से? और अंदर आते उसके कदम थम गए। सलोनी को आज तैयार देखकर वो भावुक हो गया। माता पिता के जाने के बाद बेटी की तरह जिस बहन को पाला वो इतनी बड़ी कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। इस एक लाल साड़ी में कितनी ज्यादा शक्ति थी। वो सिर्फ उसके तन की शोभा नहीं बढ़ा रही थी, सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं थी, उसका रूप नहीं निखार रही थी, बल्कि उसे एक परिपूर्ण और परिपक्व स्त्री के रूप में दिखा रही थी। ये दर्शा रही थी कि वो अल्हड़ सी लड़की अब अपनी नई दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कैसी लग रही हूं मैं? जब सार्थक खुद से नहीं बोल पाया तो सलोनी ने खुद आगे बढ़कर पूछा तो सार्थक की तंद्रा भंग हुई और उसने अपनी आंखों में आई हल्की सी नमी को साफ करते हुए कहा, एकदम परी की तरह लग रही है। सच बताना। सलोनी उसकी बात सुनकर बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली तो सार्थक उसके पास आते हुए बोला, एकदम सच। और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। सार्थक भाई। सलोनी ने उसे आवाज दी तो उसने नजरें चुराते हुए कहा, अगर तुम रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा और फिर मेरा ये पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। लाख छुपाने पर भी सलोनी से उसके आंसू छुप नहीं सके। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, रो कौन रहा है? मैं तो वैसे भी खुश हूँ, जल्दी ही मुसीबत टलेगी तो सही। अब आगे अरुण संभाले, बहुत झेल लिया मैंने। हालांकि ये सब बोलने में उसका गला भरता जा रहा था और बोलने में उसकी आवाज फंस रही थी। सलोनी उसके गले से लग गई और सार्थक का सब्र भी जवाब दे गया। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू भी बह चले और दोनों भाई बहन आज इस मौके पर भावुक हो गए। कुछ देर के बाद सार्थक स्वयं को संभालकर सलोनी को बाहर ले आया। बाहर अरुण एक तरफ बैठा हुआ था, बाकी मेहमान दूसरी ओर थे। सार्थक सलोनी को लेकर आया तो सबकी निगाहें सलोनी पर जम गई और अरुण की नजरें तो जैसे उससे हटने को तैयार ही नहीं थी। आहिस्ता से उसे लाकर सार्थक ने अरुण के पास बिठा दिया। सलोनी ने अरुण को देखा तो आज वो भी कुर्ते पजामे में बहुत अच्छा लग रहा था। आज दोनों के इस खास दिन पर दोनों की खुशी उनके चेहरों पर छलक रही थी। सलोनी ने उसे एक नजर देखा और फिर उसकी नजर वापस शर्म से झुक गई। कुछ रस्मों के बाद सार्थक ने अरुण का तिलक किया और उसे कुछ कपड़े और एक लिफाफा दिया। उसका मुंह मीठा करवाने के बाद वो उसके गले लगते हुए बोला, मेरी बहन की खुशी का हमेशा ख्याल रखना। जिस पर अरुण ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अरुण ने मालती जी की ओर देखा तो वो मुस्कुराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अरुण की ओर से कुछ कपड़े, फल और मिठाई एक थाल में रखते हुए सलोनी को देने लगी। सलोनी मुस्कुराकर बोली, काकी, आखिर सासू तुम ही बनी मेरी। और क्या, बहू तो तुझे हर हाल में मेरी ही बनना था। अब मेरे अरुण की दुल्हन बनकर जल्दी से उसका घर भर दे, उसके सोने आंगन को जल्दी से अपनी चहल पहल और रौनक से सजा दे। मालती जी ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो सलोनी ने अरुण की ओर देखा जो हर एक पल बस उसे ही निहार रहा था। सलोनी ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। सलोनी ने मालती जी का आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। मालती जी बोली, इस मौके पर आशीर्वाद तो किसी और का भी लेना बनता है। अरुण और सलोनी ने उन्हें नासमझी से देखा तो वो सार्थक की ओर देखते हुए बोली, सबसे ज्यादा इसी ने आज के दिन का इंतजार किया है। अरुण बोला, ये तो है। मालती जी ने अभिजीत की ओर देखा तो अभिजीत सार्थक को उठाकर दोनों के पास ले आया। सार्थक झिझकते हुए बोला, काकी क्या तुम भी? अब पिता की जगह तो तू ही है ना, तो आशीर्वाद नहीं देगा अपनी बेटी को? मालती जी ने उसे हल्के से डांट के स्वर में कहा तो अरुण उसके पैर छूने के लिए झुक गया। सार्थक उसे पहले ही रोकते हुए बोला, बस बस, इसकी जरूरत नहीं। कैसे नहीं है? जरूरत है, इस बार सलोनी ने कहा और आगे बढ़कर सार्थक के पास आते हुए बोली, आशीर्वाद नहीं दोगे दादा? उसके मुंह से पहली बार दादा सुनकर सार्थक की आंखें नम हो गई। सलोनी ने अरुण की ओर देखा और दोनों के मध्य मौन संवाद के बाद दोनों ही एक साथ उसके पैर छूने के लिए झुक गए। सार्थक की आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें पहुंचते हुए उसने दोनों को उठाया और दोनों को गले से लगा लिया। कुछ पल बाद वो दोनों को अलग करते हुए अरुण से बोला,
बहुत नादान है ये, लेकिन जल्दी समझ भी जाती है। इसकी नादानी को माफ कर दिया करना और प्यार से समझाना। बस इसकी मासूमियत को कभी खत्म मत होने देना। अरुण ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, भरोसा कर मुझ पर। सलोनी को हमेशा खुश रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। सलोनी दोनों को देखकर बस नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। उसे आज खुद की किस्मत पर नाज हो रहा था। ईश्वर ने उसे माता पिता के प्रेम से भले ही दूर रखा, लेकिन सार्थक के रूप में भाई और अरुण के रूप में जीवन साथी को पाकर जीवन में प्रेम की हर कमी को पूरा कर दिया था। इससे ज्यादा उसे जिंदगी में किस चीज की चाह थी। कुछ ही देर में मेहमानों का आना शुरू हो गया और एक के बाद एक सब लोग आकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। उसके बाद अभिजीत उनके पास आया तो आज अरुण उसे मुस्कुरा कर ही मिला। उसके दिल का हर शक हर डर आज दूर जो हो चुका था। बधाई हो दोनों को। अभिजीत ने एक गुलदस्ते को उन्हें देते हुए कहा तो सलोनी के साथ अरुण भी मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। अरुण ने दोनों की ओर से उसका आभार व्यक्त किया और अभिजीत सलोनी से बोला, वैसे अब रोने की जरूरत तो नहीं लगती तुझे? क्या मतलब? सलोनी हैरानी से बोली तो अभिजीत मुस्कुरा कर बोला, अब विदा होकर पड़ोस में ही तो आ रही है, तो रोना किस बात का? दिन में 25 चक्कर दौड़ सकती है दोनों घरों में। अभिजीत, सलोनी उसके आज के दिन भी मजाक बनाने पर गुस्से से उसे घूरने लगी और मालती जी की ओर देखते हुए बोली, देख रही हो काकी, क्यों सता रहा है उसे आज के दिन भी? मालती जी ने अभिजीत को सलोनी के कहने पर हल्का सा डांटा तो अभिजीत बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, शादी होने वाली है और अभी भी शिकायत लगाना नहीं छोड़ रही है तो आने दो तुम्हारा टाइम। गिन गिन कर बदले ना लिए तो मेरा नाम सलोनी नहीं। सलोनी ठनते हुए बोली, जाने क्या होगा तुम्हारी बीवी का, इतना परेशान करते हो तुम। कोई सीधी सादी मिल गई तो गई, पर अगर कोई खून पीने वाली मिली तो मेरे दिल को तो ठंडक मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर एकाएक अभिजीत के दिमाग में शनाया की छवि आ गई। उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और वो ना चाहते हुए भी उसे अपने दिमाग से निकालने में असफल हो रहा था। जाने क्या असर कर रही थी वो उसके दिमाग में कि अब हर पल हर बात के जिक्र में बस उसका ही चेहरा उसके जहन में सबसे पहले छा रहा था। अभिजीत को सलोनी की बात से शनाया की याद आ गई और वो वहां से एक कोने में आ गया। घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बज रहे थे। वो खुद से बोला, अभी क्या कर रही होगी, सोई तो नहीं होगी। और उसने कुछ सोचते हुए शनाया को फोन मिला दिया। इधर शनाया अपनी किताबों में खोई हुई थी कि अचानक से फोन की घंटी से उसका ध्यान टूटा और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसके मोबाइल पर बस अभिजीत का ही तो फोन आता था। उसने अभिजीत का नाम देखा और एक मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ी चली आई। खुशी और उल्लास तो इतना था कि सांस ही भारी होने लगी थी। लेकिन अभिजीत क्या सोचेगा ये सोचकर उसने खुद को संयत किया और मोबाइल कान से लगाते हुए आहिस्ता से बोली, हेलो। हालांकि अब भी उसकी धड़कनें तेज ही थी, लेकिन सांसों की गति को वो नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सो तो नहीं रही थी? अभिजीत ने सामने से पूछा तो शनाया बोली, नहीं। उसके बाद ना अभिजीत कुछ बोला और शनाया भी खामोश हो गई। शनाया को खुद ही झेप महसूस होने लगी तो वो आगे बोली, मैं अभी पढ़ी रही थी। गुड, अभिजीत ने कहा और फिर चुप हो गया। जाने क्यों जी में आया कि उसने उसे इतनी रात में फोन मिला दिया। याद आई थी, लेकिन जब बात करने की बारी आई तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तुम कैसे हो? शनाया ने ही बात बढ़ाई तो अभिजीत बोला, ठीक हूँ। आज अजीब सी हालत थी, बोलने को कितना कुछ था और पूछा उससे हाल चाल भी नहीं जा रहा था। तुम कहीं बाहर हो? शनाया ने उससे पूछा तो अभिजीत थोड़ा चौंका और फिर बोला, हाँ वो सगाई थी। शनाया का दिल जैसे पल भर के लिए धड़कना ही भूल गया। वो सांस था में बस चुपचाप ही रही। तभी अभिजीत ने आगे कहा, एक दोस्त की। अब जाकर थोड़ी राहत मिली या फिर यही कहे कि रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी। अच्छा, शनाया ने कहा तो साधारण लहजे में था, लेकिन खुशी दिल में अपार हो रही थी। किस दोस्त की? अब उसे उससे बात करने में कोई तनाव नहीं बाकी था। सलोनी, अभिजीत ने कहा तो शनाया को याद आया कि जब वो बीच पर गए थे तब अभिजीत को सलोनी का ही फोन आ रहा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन आज उसकी सगाई की बात सुनकर तो दिल में खुशी की अनेकों लहर तोड़ रही थी।
वो बोली, बहुत खुशी की बात है। हाँ, अभिजीत ने भी कहा और बोला, वैसे तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पीछे म्यूजिक का शोर हो रहा है ना? शनाया ने कहा तो अभिजीत खुद ही मुस्कुरा उठा और बाहर की ओर चल दिया। अब शोर कुछ कम था, जिसका शनाया को एहसास भी हो रहा था। तो कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बोली, ठीक चल रही है। बहुत वक्त हुआ पढ़ाई छूटे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर वो बता रही थी तो अभिजीत ने पूछा, फिर क्या, कोई जरूरत? नहीं। फिर तुम्हारा दिया ये मोबाइल है ना, इससे बहुत मदद मिल जाती है। शनाया ने कहा तो अभिजीत के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, चलो अच्छा है, काम तो आ रहा है ना। मनजीत का भी फोन आया था। शनाया ने उसे बताया तो जाने क्यों अभिजीत को इस समय उनके बीच किसी तीसरे का जिक्र अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो सामान्य बना हुआ था। वो बोला, क्या बोल रहे थे मनजीत साहब? बोल रहा था कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उसके साथ शिफ्ट हो जाऊं। शनाया ने जैसे ही कहा अभिजीत को अजीब सा लगा। मंजीत के साथ शनाया के रहने की कल्पना भर ने उसे डरा दिया था। वो दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। हम्म, फिर तुमने क्या कहा? वो जैसे उसके दिल की बात खंगालना चाहता था, लेकिन डर भी था कि ऐसी कोई बात सुननी भी नहीं थी जिसमें शनाया मंजीत के साथ रहने को राजी हो। वो बोली, क्या कहती? फिर से मुंबई आने का मन नहीं है अब? इतना बुरा भी नहीं है ये शहर, बस एक अनुभव ही तो खराब रहा है तुम्हारा। उसने उसे समझाया तो शनाया बोली, उस अनुभव से पूरी जिंदगी ही तो खराब हुई है मेरी। अभिजीत चुप हो गया और शनाया फिर से बोली, ये तो जाने कहाँ से तुम आ गई, वरना तो कब का कुछ नहीं होता। वो उसके आगे जाने क्यों सुन नहीं पाया कुछ। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में ऐसे, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की मदद करते हैं। शनाया ने कहा तो अभिजीत बोला, मैं उनमें से नहीं, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कोई गलत फहमी पालो। ये तो बस उस वक्त तुम्हारे इंटरव्यू से जब संजीव चतुर्वेदी का खुलासा हुआ तो मन नहीं हुआ उसे बिना सजा दिलवाए छोड़ने के लिए। अभिजीत ने कहा तो शनाया बोली, तुम खुद को जानते ही नहीं हो। और तुम इतना कब से जानने लगी? अभिजीत ने पूछा तो शनाया के होंठों पर चुप्पी छा गई। वो क्या बताती कि कब से उसे इतना जानने लगी। उसकी जिंदगी में अब बस एक वही तो है, दोस्त, हमदर्द, और हर रिश्ता अब एक वही तो है। इतना भरोसा मत क्या करो किसी पर, पहले भी ठोकर खा चुकी हो। अभिजीत ने मुस्कुराकर कहा, जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं सुना। पर इस बार शनाया से चुप नहीं रहा गया और वो बोली, ठोकरें ही तो सही गलत में फर्क करना सिखाती हैं, और उस वक्त की कच्ची उम्र में और अब के अनुभव में बहुत फर्क है। तब मेरा दिल हर किसी पर भरोसा कर लेता था, और आज सिवाय तुम्हारे हर किसी को शक की निगाह से देखता है। अभिजीत ने आंखें मूंद ली और गहरी सांस भरते हुए बोला, जितना अच्छा इंसान मुझे समझती हो उतना अच्छा नहीं हूं मैं। जितना बुरा दिखाने की कोशिश करते हो उतने बुरे भी नहीं हो। शनाया ने भी जवाब दिया, तुम पढ़ाई करो, मैं बाद में बात करता हूँ। अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अगर वो सामने होती तो शायद वो उसे गले ही लगा लेता। मैं तो हमेशा ही करती हूँ, पर अच्छा लगा आज तुमने याद किया बेवजह। शनाया ने कहा तो अभिजीत की बस सांसों की आवाज उसे सुनाई पड़ रही थी। रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। शनाया ने कहा तो अभिजीत बस हुंकार भरते हुए रह गया। जैसे ही फोन कट कर वो मुड़ा तो पीछे मालती जी को खड़ा देखकर एकदम हैरान रह गया। वो उनसे नजर नहीं मिला सका और इधर उधर देखते हुए बोला, आप यहाँ, खाना खा लिया आपने? नहीं, तुझे ही देखने आई थी। मालती जी ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो अभिजीत बोला, चलिए फिर खाना खा लेते हैं। और वो आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी मालती जी उसे देखती रह गई। उन्होंने अंतिम कुछ वाक्य उसके मुंह से सुने थे और अब उनका दिल उसी में अटक चुका था। हो न हो अभिजीत की जिंदगी में किसी लड़की की दस्तक हो चुकी थी, ये उन्हें यकीन हो चुका था। लेकिन इस लड़की के आने से कहीं वो उनसे तो दूर नहीं हो रहा। कभी कुछ ना छुपाने वाला अभिजीत उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं था, और ये बात मालती जी को खल गई थी। इधर जयपुर में सुबह यशवंत जी के घर पर आरोही के घर वालों का आना हुआ था। रमा जी का तो उन्हें देखकर ही मुंह चढ़ गया था।
विराट उनके पास ही बैठा था, इसलिए उसने झुककर उनके पैर छू लिए। नमस्कार। आरोही के माता पिता ने यशवंत जी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो बदले में उन्होंने भी उन्हें उचित सत्कार देते हुए सोफे पर बैठाया। उतने में वेदांत भी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया और आरोही के माता पिता को देखते हुए उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। आरोही के पिता ने जैसे ही उसे देखा वो खड़े होने लगे। वेदांत भी उनके पास आया और उनके पैर छूने लगा। अब तो रमा जी का पारा पूरी तरह चढ़ गया था। उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि बेटे का रिश्ता एक तो पहले ही सामान्य घर में हो रहा था, ऊपर से बेटा उनके पैरों में गिरे जा रहा था। वो सगाई के लिए आरोही के पिता ने जैसे ही बोलना चाहा तो यशवंत जी बोले, मैं आपको फोन करने ही वाला था। वो लोग झिझक रहे थे लेकिन बेटी की फिक्र भी थी। विराट के एक्सीडेंट की वजह से सगाई पीछे हट गई थी और अब वो लोग उसी के बारे में बात करने आए थे। सक्षम के परिवार वालों ने अच्छी खासी प्रसिद्धि पहले ही सब जानने वालों के बीच कर दी थी, इसलिए अब बेटी का दामन कोई फिर बीच में ना छोड़ दे, ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी। अब कैसी है आपकी तबीयत? उन्होंने विराट से पूछा तो वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, अब ठीक हूं मैं। सगाई की तैयारी हो चुकी है। यशवंत जी ने जैसे ही कहा, उन दोनों के चेहरे पर विस्मय के भाव आ गए। वहीं रमा जी भी उतनी ही हैरान थी, लेकिन परेशान उससे भी ज्यादा थी। मैंने आपसे वादा किया था, पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है। होटल महाराजा में बुकिंग हो चुकी है। जो तारीख बाद में हमने तय की थी उसी तारीख को सगाई 4 दिन बाद वहीं होगी। यशवंत जी ने कहा तो आरोही के माता पिता बोले, पर हम अपनी तरफ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी सगाई एक नहीं दो होनी है। मेरे बड़े बेटे विराट की सगाई भी उसी दिन होनी है। बड़ी बहू से तो आप उसी दिन मिल चुके हैं। वेदांत और आरोही की भी सगाई उन्हीं के साथ होगी, इसलिए अब चिंता छोड़ दीजिए और बच्चे की पसंद से कपड़े ले आए। वेदांत और उसकी माँ साथ आ जाएंगे। विराट उनकी बात सुनकर थोड़ा परेशान सा हो गया। अब इस नाटक को कितना खींचना और सही था। रमा जी यशवंत जी को बुरी तरह घूरने लगी, लेकिन उनकी बात नहीं काट सकी। बाकी आरोही के माता पिता बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कल ही चल सकते हैं। एक बार हम अपने दूसरे समधियों से भी बात कर लें, वो भी साथ आ जाएंगे तो एक ही बार में सब काम हो जाएगा। बाकी मैं खरीदारी में शामिल नहीं हो सकूंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख दी थी। आरोही के पिता बोले, ये जिम्मा महिलाओं पर ही छोड़ दीजिए, हम भी इसमें अनाड़े ही हैं। बस वेदांत बाबू के कपड़ों के लिए उनका आना जरूरी है। वेदांत बाजार के कपड़े नहीं पहनता है, मॉल में मिल जाएगा आप लोग। रमा जी इतनी देर में कुटते हुए बोली तो आरोही की माँ ने एक बार उसके पिता को देखा और फिर उनकी हामी में बाद में वो बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां बोलेंगे वहां से कपड़े ले लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी। वेदांत बीच में ही बोल पड़ा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। वो गंभीरता से बोला, आप लोग जहां कहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में, आपकी जहां सुविधा हो। ऐसे कैसे? एक तो सगाई का पूरा खर्च भी हम ही उठा रहे हैं, कम से कम कपड़े तो हम अपने स्टैंडर्ड के खरीदेंगे। लड़के वाले हैं और इनकी बेटी भी डॉक्टर है, अब इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये लोग। रमा जी अब की बार ऐंठते हुए बोली तो आरोही के माता पिता मान गए और वेदांत से बोले, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम सगाई का खर्च भी। प्लीज अंकल, वेदांत ने उन्हें नर्मता से कहा। डरने नहीं, बुकिंग सब मैंने ही करवाई है। भैया भाभी के साथ साथ हमारी सगाई की भी। आप ये मत सोचिए कि कोई फर्क है, बल्कि आपकी बेटी आप मुझे दे रहे हैं मुझ पर भरोसा करके। इससे ज्यादा और क्या ही चाहूंगा मैं आपसे, और इससे कीमती नाम कुछ दे पाएंगे मुझे। विराट और यशवंत जी हैरानी और खुशी के साथ वेदांत को देखने लगे। शायद दोनों को ही आज उस पर बहुत गर्व हो रहा था। उसकी लाख नादानियां आज उसकी समझदारी के आगे कहीं गुमसी हो गई थी। वेदांत बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपने कलेजे का टुकड़ा आप हमें सौंप रहे हैं, इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आप किसी भी किस्म का बोझ ना समझे खुद पर। आप समझी हैं हमारे, रिश्ता बराबरी का हुआ। बोलते हुए वो उठ खड़े हुए और आरोही के पिता के गले लग गए। आरोही के माता पिता दोनों ही वेदांत को दामाद के रूप में पाकर खुशी महसूस करने लगे। शायद सक्षम से रिश्ता ना होने में ही बेहतरी थी, क्योंकि आरोही को वेदांत जैसा सुलझा हुआ जीवन साथी मिलने जा रहा था
जो शायद वो ढूंढ कर भी उसके लिए नहीं ला पाते। रमा, यशवंत जी ने उन्हें आवाज दी तो वो उन्हें घूरते हुए बेमन से उठी और आरोही की मां को गले से लगा लिया। लेकिन उसमें भी एक दूरी बरकरार थी जो आरोही की मां ने महसूस कर ली थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। बस उन्हें अंदर ही अंदर अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी। इधर विराट अलग ही परेशानी में दिखाई पड़ रहा था। अब यशवंत जी उसके रिश्ते की बात करने वाले थे, ये सोचकर ही उसका दिमाग उथल पुथल से भर गया था। आरोही के माता पिता के जाने के बाद यशवंत जी बोले, एक बार सिया के माता पिता को भी फोन कर लेते हैं। यह सुनकर विराट के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए, जिसे वेदांत ने गौर से देखा। यशवंत जी ने सिया के पिता से बात करके उन्हें भी कल सगाई की खरीदारी के लिए बुलवा लिया। उन्होंने भी सेहर्ष हामी भर दी। चलो भाई, ये काम हो जाए तो बस फिर सगाई में कोई दिक्कत नहीं। कल तुम लोग सगाई की अंगूठियां भी पसंद कर लेना और साथ ही कपड़े भी। यशवंत जी ने कहा तो वेदांत विराट को देखते हुए बोला, ओके डैड। रमा जी वेदांत को देखकर बोली, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही हो रही है इस शादी की। ऑफ कोर्स खुश हूँ। आपके हिसाब से मुझे और क्या करना चाहिए? वेदांत ने पूछा तो रमा जी चिढ़ते हुए बोली, एक से एक लड़कियां। रमा, यशवंत जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अब एक बार भी इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोला जाएगा। आरोही वेदांत को पसंद है और जीवन उन्होंने साथ में बिताना है। और वेदांत को समझ कितनी है, जरा सा उस लड़की ने हंसकर बात कर ली होगी और ये फिसल गया। रमज का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। यशवंत जी बोले, वेदांत अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। आपकी इन्हीं बातों ने इसका दिमाग खराब किया हुआ है। रमा जी ने कहा तो वेदांत बोला, मॉम, आपको प्रॉब्लम क्या है? आरोही जी को जानता हूँ मैं, बहुत अच्छी लड़की है वो। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ अमीर घराने के लड़कों को देखकर फंसाती हैं। रमा जी गुस्से से बोली तो यशवंत जी बोले, बस बहुत हुआ, आज हुआ सो हुआ। अगली बार ऐसा कुछ मुझे सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, खासकर बहुओं के बारे में। रमा जी उन्हें खोने लगी तो यशवंत जी बोले, वेदांत, विराट, अपने कमरे में जाओ दोनों और अपने काम करो। दोनों रमा जी को एक नजर देख कर चले गए। उनके जाने के बाद रमा जी बोली, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार इस तरह दोनों भावों और उनके परिवारों को नीचा दिखाना बंद कर दो रमा, वरना अगली बार मैं तुम्हें, दोनों बेटी भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यशवंत जी उन्हें सतर्क करने लगे तो रमा जी बोली, और मैं सब कुछ हाथ पर हाथ धरे देखती रहूं? तुम्हारी समस्या क्या है? दोनों बच्चे अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे हैं और दोनों डॉक्टर हैं, हमारे बेटों के लायक हैं। यशवंत जी बोले तो रमा जी बोली, लेकिन नियत, वो तो नहीं बदली जा सकती ना। शायद तुम्हें अपना अतीत याद करके घबराहट होने लगती है, लेकिन फिक्र मत करो, हर कोई एक सा नहीं होता। दोनों बच्चे अच्छे हैं और सब अच्छा ही होगा, इसका मुझे यकीन है। बोलते हुए उन्होंने एक नजर रमा जी पर डाली और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। रमा जी इस तब से उन्हें देखती रह गई। आज उन्होंने कई सालों के बाद इस बात का जिक्र किया था और ये रमा जी को बुरी तरह सुलगा गया था। वेदांत विराट के कमरे में आया तो विराट उलझा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। वेदांत उसके पास खड़े होते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं भाई? विराट एक पल के लिए चौंक गया और फिर वेदांत को एक नजर देखकर फिर से सामने देखते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। अब आप मुझसे भी बातें छुपाने लगे? हाँ, वैसे भी अब अभिजीत भाई जो मिल गए हैं, मुझे क्यों पूछेंगे? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा तो विराट उसे देखते हुए बोला, ज्यादा नहीं बोलने लगे तो? सॉरी। वेदांत ने उसे हल्के से गुस्से में देखते हुए कहा तो विराट बोला, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? वेदांत ने उसके हाव भाव देखते हुए पूछा तो विराट बोला, जिंदगी में एकदम से इतना कुछ हो गया कि आगे का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। हर चीज वक्त के साथ ही सुलझेगी भाई, थोड़ा वक्त दीजिए। वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो विराट ने उसे देखा और उसके चेहरे पर अब गंभीरता देखकर विराट बोला, डॉक्टर आरोही और तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ। जानता हूँ कि तुम उन्हें बहुत खुश रखोगे, लेकिन वेदांत की भौहें सिकुड़ गई तो विराट सामने देखते हुए बोला, मैं अपने और सिया के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं? वेदांत ने फिर पूछा तो विराट बोला, तुम्हारा रिश्ता जिन भी हालातों में जुड़ा हो है तो सच्चा, लेकिन मैं और सिया,
बोलते हुए वो खामोश हो गया और कुछ पल रुककर बोला, हमारा तो रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर बना हुआ है। सिया के एक झूठे फोन कॉल और इस झूठी कहानी में हमने पूरे घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और अब भाई, वेदांत ने उसके कंधे पर हल्का दबाव बनाते हुए उसे हिम्मत दी। लेकिन विराट खुद को संभालते हुए बोला, एक न एक दिन तो ये नाटक खत्म होना ही है। फिर इसमें दोनों के परिवार वालों को और झूठी उम्मीद देना मुझे सही नहीं लग रहा। वेदांत उसे गौर से देखते हुए बोला, रिश्ता झूठा है तो सच्चा भी तो बना सकते हैं ना। विराट ने उसे हैरानी से देखा तो वेदांत बोला, भाई, डैड तो वैसे भी आपकी शादी करवाने ही वाले थे, जिससे बचने में आपकी सिया भाभी ने मदद की, तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत है वेदांत, सिया ने झूठ। विराट ने जैसे ही कहा तो वेदांत बोला, उन्होंने जो भी किया आपके लिए किया भाई। उसकी बात सुनकर विराट उसे देखते हुए बोला, इससे सच नहीं बदल जाएगा वेदांत, शादी तो करनी ही है भाई। तो फिर सिया जी में क्या बुराई है? वेदांत ने पूछा तो विराट बोला, सिया और मैं। और वो बोलते हुए रुक गया। वो मन ही मन बोला, सिया की मजबूरी थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना गलत होगा। और मैं भी तो कहा उससे। भाई, वेदांत ने उसे हिलाया तो वो होश में आया और वेदांत बोला, आप और सिया भाभी क्या दोनों एक दूसरे को समझते हो? दोनों एक तरह से एक दूसरे के लायक हो? आपको नहीं लगता कि आप दोनों एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकते हैं? विराट उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी नकारते हुए बोला, ये मुमकिन नहीं है। जैसा हमारा रिश्ता रहा है, हम आगे एक साथ। भाई प्लीज। वेदांत उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, क्या आपको इतने समय से नाटक करते हुए एक बार भी सिया जी के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? विराट ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद की और उसके सामने सिया का ही चेहरा घूमने लगा। चाहे उसका मस्ती मजाक भरा अंदाज हो या फिर हमेशा बेफिक्री में घूमना, रमा जी और यशवंत जी के सामने उसके लिए बेधड़क झूठ बोलना हो, या फिर उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी देखभाल करना, हर पल हर लम्हा जब वो सिया के साथ रहा, वो हर पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। भाई, वेदांत ने उसे खोया देखकर आहिस्ता से पूछा तो विराट होश में आया और उसे देखते हुए बोला, नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसके बोलने के साथ ही वेदांत ने उसके चेहरे पर अपनी पैनी निगाहें गड़ा दी और पाया कि उसके शब्द उसके चेहरे से मैल बिल्कुल नहीं खा रहे थे। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, आर यू श्योर? आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? विराट उससे निगाहें चुराकर दूसरी ओर देखते हुए बोला, नहीं। अब की बार वेदांत के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और वो बोला, फिर ठीक है, जैसा आप दोनों बेहतर समझे। और वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चला आया और विराट अकेले में वहीं बैठ गया और एक बार फिर से सिया के बारे में सोचने लगा। लेकिन फिलहाल वो भी अपने दिल की बात समझने में असफल हो रहा था, या फिर अपने जज्बातों को नकारते हुए अपनी भावनाओं को प्यार का नाम देने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इधर वेदांत अपने कमरे में आते हुए बोला, भाई, आप लाख इनकार कर ले, लेकिन प्यार में तो आप पड़ चुके हैं, और वो भी अच्छी तरह से। और वह मुस्कुराकर बिस्तर पर लेट गया। विराट अपने कमरे में खोया हुआ था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल की ध्वनि ने उसके ख्यालों में खलल डाल दी, जिनमें फिलहाल सिया का बसेरा था। लेकिन मोबाइल पर सिया का ही नाम देखकर जाने की वह खलल इतना बुरा भी नहीं लगा उसे। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो। सामने से सिया की ठहरी हुई सी आवाज आई, कैसे हो? ठीक हूँ। विराट एक सुकून महसूस करने लगा था। इस एक आवाज ने इतनी देर से दिल में उठ रही बेचैनी को पूरी तरह से दबा दिया था। बाबा को अंकल का फोन आया था, उसने कहा तो विराट फिर से उसी सोच में चला गया और उलझते हुए बोला, हाँ, वो कल सगाई की शॉपिंग के लिए बोला है। सिया ने ही उसकी बात पूरी की तो विराट बस हाँ ही बोल सका। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन बोलने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तुम्हें कुछ कहना है? सिया जैसे उसके मन को पढ़ रही थी तो पूछ बैठी। बदले में विराट ने कहा, नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं। बोलते हुए सिया भी खामोश हो गई। कुछ देर के बाद विराट बोला, जल्दी ही ये सब खत्म करना होगा। अचानक से सिया को लगा उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है।
शरीर सुनसा पड़ने लगा, लेकिन विराट की बात जारी ही रही और वो बोला, हम इस तरह से अपने परिवार वालों को और धोखे में नहीं रख सकते। सिया की आंखें भर आई। उसे बस परिवार वालों की फिक्र थी। एक बार भी सिया और उसके बारे में नहीं सोचा। सोचता भी क्यों? ये प्यार एक तरफा जो था, वो थोड़ी नाव से चाहता है। उन्हें जब पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। विराट ने कहा तो सिया का गला भर आया और वो बोली, वाकई दुख बहुत होता है और फिर दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसलिए सही वक्त पर थम जाना ही समझदारी है। विराट को उसकी आवाज में भारीपन महसूस हुआ और वह कुछ पल खामोशी से उसकी गहरी सांसें सुनता रहा। सिया बोली, जिंदगी कितनी अजीब है ना विराट, जो हम चाहते हैं कभी मिलता ही नहीं। तुम्हें ऐसा क्या नहीं मिला? विराट ने उसकी आवाज में पीड़ा महसूस करते हुए पूछा तो सिया के आंसू उसके चेहरे पर उतरने लगे और वो बोली, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। बोलते हुए वो खामोश हो गई। तुम ठीक हो? विराट ने पूछा तो सिया की आंखों से धारा तेज होने लगी और वो अपनी आवाज को दबाते हुए बोली, हाँ बस थोड़ा सिर दर्द। तुम आराम करो फिर। विराट को भी वो ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आवाज से वो बेचैन हो रहा था। मन कर रहा था उसके पास जाकर पूछे कि उसे क्या हुआ है, लेकिन किस हक से? देखा जाए तो वाकई कोई हक नहीं था। हाँ, बड़ी मुश्किल से सिया ने अपने गले से आवाज निकाली और कॉल काटते हुए फपक कर रो पड़ी। उसे मालूम था कि यह लम्हा उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा ही, लेकिन ये इतना दर्द भरा होगा ये उसने नहीं सोचा था। मोनी ढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी और रोते हुए कब उसकी आंख लगी उसे मालूम ही नहीं चला। सुबह मोबाइल की घंटे से उसकी नींद खुली तो पाया वेदांत का कॉल था। उसने समय देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो इतनी देर तक सोती रह गई और हैरानी की बात थी कि किसी ने उसे उठाया तक नहीं था। वो तुरंत उठकर बैठी और कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो, गुड मॉर्निंग भाभी जी। वेदांत अपने चिर परिचित अंदाज में सिया से बोला तो उसे लगा जैसे उसका जख्म फिर हरा हो गया। वो दर्द से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस गला बैठ गया। अच्छा। वेदांत कुछ समझते हुए बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोलो, सिया ने बेमन से कहा तो वेदांत बोला, मिलकर आपके घर के पीछे वाले पार्क में ही मौजूद हूँ। क्या? सिया बुरी तरह चौंकी और बोली, तुम क्यों आए? मिलना तो था ही आज शॉपिंग पर। इसीलिए अभी आया, वहां ठीक से बात नहीं हो पाएगी। वेदांत ने कहा तो सिया बोली, यार तुम भी प्लीज थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत काम है। वेदांत ने कहा तो सिया सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मालूम है, शादी की हत्या हो गई, बड़े बिजी हो गए। जो भी आप समझो, लेकिन जल्दी से आओ। वेदांत ने कहते हुए फोन रख दिया। सिया ने जल्दी से मुंह धोया। सरिता जी ने और उसे देखकर पूछा, सुधार कर नीचे खूब सोई आज तो तुम? हाँ, थकान हो गई थी। बोलते हुए सिया जल्दी से चप्पल पहनने लगी तो सरिता जी हैरानी से बोली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? एक काम है, जल्दी से आ जाऊंगी। बोलते हुए सिया बाहर की ओर तेजी से जाने लगी। अरे मगर, वो बोलती रह गई और सिया तेजी से घर के बाहर निकल गई। सरिता जी उसे देखकर हैरानी से बोली, अजीब हरकत कर रही है आजकल ये लड़की। और वो उसे देखते हुए वापस अंदर चली गई। सिया भागते हुए वेदांत के पास पहुंची तो वो उसी का इंतजार कर रहा था। इतनी सुबह क्या काम पड़ गया तुम्हें? सिया ने हाँफते हुए वेदांत से पूछा तो वेदांत उसकी हालत देख रहा था। आंखें लाल और सूजी हुई थी और थोड़ा चेहरा भी सूजा हुआ दिख रहा था। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि विराट और उसकी बात हुई है। तो सगाई होने वाली है, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। वेदांत ने उससे कहा तो सिया के चेहरे पर फिर से एक उदासी घिर आई और वो बोली, सगाई तुम्हारी है वेदांत, हमारी तो बस एक फॉर्मेलिटी है। क्यों? वेदांत बनते हुए बोला तो सिया उसे देखकर बोली, तुम तो जानते हो ना, सब नाटक है। सच में? उसने सिया का उदास चेहरा देखकर पूछा तो वो बोली, विराट चाहता है कि अब ये सब जल्दी ही बंद हो जाए, जिससे हमारी फैमिली को और दुख ना पहुंचे। और आप क्या चाहती हैं? उसने सीधे ही उसका दर्द देखकर पूछा तो सिया मुस्कुराकर नजरें फेरते हुए बोली, मैं क्या चाहूंगी? ये तो होना ही था ना। हमने विराट के लिए ही तो ये सब किया था ना। हमने? जहां तक मुझे याद है ये आपने शुरू किया था। वेदांत ने कहा तो सिया उसे देखकर बोली, हाँ ठीक है, मैंने ही किया, लेकिन अब क्या? हमेशा तो ऐसे ही नहीं चल सकता ना।
चल सकता है? वेदांत ने कहा तो सिया उसे असमझ के भाव से देखते हुए बोली। मतलब? मतलब ये कि आप चाहें तो ये नाटक सच्चाई में बदल सकता है। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिया नजर चुराते हुए बोली। ये मुमकिन नहीं वेदांत। विराट ऐसा नहीं चाहता। और आप क्या चाहती हैं? वेदांत ने पूछा तो सिया का दिल भर आया। वो जो चाहती थी वो हो ही नहीं सकता था। वो अपनी आंखों में आईने में छुपाते हुए बोली। कुछ नहीं। वेदांत ने उसका चेहरा हाथ में थामा और अपनी तरफ करते हुए कहा। अब कहिए। सिया की भरी आंखें अब और सह नहीं पाई और उसके आंसू चेहरे पर गिरने लगे। वेदांत ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा। आप पर ये आंसू सूट नहीं करते मेरी प्यारी भाभी। भाभी पर जोर देते हुए उसने कहा तो सिया उसे हैरानी से देखने लगी। वेदांत उसका चेहरा छोड़ते हुए बोला। आपका जवाब तो आपकी आंखों ने दे दिया। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। वेदांत। सिया ने उसे रोका तो वेदांत उसे देखते हुए बोला। इतना प्यार करती है मेरे भैया से? सिया दूसरी ओर मुंह करते हुए आंसू पोंछने लगी तो वेदांत मुस्कुराकर बोला। आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं विराट के ऊपर ये रिश्ता थोपना नहीं चाहती वेदांत। सिया ने खुद को मजबूत करते हुए कहा तो वेदांत बोला। और अगर वो खुद आपसे अपने प्यार का इजहार करे तो? सिया आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली। ये तो नामुमकिन है। तो इसे मुमकिन बना देते हैं। वेदांत के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। क्या सोच रहे हो तुम? सिया ने उसका चेहरा देखकर पूछा तो वेदांत बोला। ज्यादा कुछ नहीं। बस भाई को उनके प्यार का एहसास करवाना पड़ेगा। वेदांत। जैसा है ठीक है। मुझे जबरदस्ती विराट को। सिया बोल ही रही थी कि वेदांत उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। मेरी प्यारी भाभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी। बस होगा तो प्यार का एहसास। कैसे? सिया ने पूछा तो वेदांत मुस्कुराते हुए बोला। जस्ट वेट एंड वॉच। सिया उलझी रह गई और वेदांत उसे उलझा छोड़कर ही चला गया। इधर आरोही क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी मम्मी ने आकर उसे बताया कि उन्हें शॉपिंग पर जाना है। शुरू में आरोही ने इनकार किया लेकिन उनके जोर देने पर वो मान गई और सीधे मॉल में आने का बोलकर क्लिनिक के लिए निकल गई। क्लिनिक आने के बाद उसने सबसे पहले अपना मोबाइल देखा तो वो हैरान रह गई। वेदांत का पहली दफा मैसेज आया हुआ था। गुड मॉर्निंग वुड बी वाइफ। बी रेडी आई विल पिक यू अप एट शार्प 12। सी यू सून। आरोही की धड़कन भर सी गई। रिश्ता तय होने के बाद वेदांत का इस तरह से पहला मैसेज था। पता नहीं उसे कैसे महसूस होना चाहिए था लेकिन वो बेहद नर्वस महसूस कर रही थी। वेदांत उसे लेने आएगा ये सोचकर ही उसे अजीब लगने लगा। लेकिन नया नया रिश्ता था इसलिए उसने कोई उल्टी सीधी बात ना करते हुए बस एक ओके का रिप्लाई वेदांत को भेज दिया जिसे देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला। बड़ी हिम्मत लगी होगी ये लिखने में भी। बस कुछ दिन और फिर आप पहले जैसी मुस्कुराएंगी आई प्रॉमिस। वेदांत आरोही की क्लिनिक के सामने अपनी कार में उसका वेट कर रहा था। कुछ 5 मिनट पहले ही उसने उसे कॉल कर दिया था लेकिन एक पेशेंट के साथ उलझी आरोही अभी तक बाहर नहीं आई थी। दिया को भी उसने अपना स्केड्यूल बता दिया था जिससे उसने भी टाइम के अनुसार ही पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट दी थी। कुछ देर गाड़ी में अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए वो बैठा ही था कि उसे पेशेंट्स भी निकलते दिखाई दिए लेकिन आरोही नहीं। पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा लगा और वो क्लिनिक के अंदर चल पड़ा। अभी वो अंदर भी नहीं पहुंचा था कि उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। आरोही अपने कैबिन से बाहर की ओर चलकर आ रही थी। वेदांत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई और वो एकटक आरोही को निहारने लगा। उसकी मौजूदगी फिलहाल रिसेप्शन के बाहर वाले स्पेस में थी लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। डॉक्टर आरोही एकदम सिंपल सूट में थी हमेशा की तरह लेकिन फिर भी वेदांत को तो वो प्यारी ही लग रही थी और आज तो उसके पास उसे बेरोक टोक देखने का पूरा हक भी था। वो वहीं टेक कर हाथ बांधे खड़ा हो गया तो आरोही दिया के पास आते हुए बोली। और कोई तो बाकी नहीं था ना दिया? नहीं मैम। एक पेशेंट को और आना तो था लेकिन फिर उनको लेट आना था तो मैंने कल आने का बोल दिया। दिया ने स्क्रीन पर अपनी सारी अपॉइंटमेंट देखते हुए कहा तो आरोही बोली। ठीक है लॉक लगा देना और थोड़ी देर में तुम भी चली जाना। जी। वो मुस्कुराकर बोली और आरोही जाने के लिए मुड़ी तभी दिया बोली। मैम। आरोही ने मुड़कर उसे देखा तो वो बोली। मैम बहुत दिन से कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बोलो क्या बात है?
आरोही ने कहा तो दिया बोली, जब से आपकी शादी टूटी थी तब से ही मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था। सच कहूं तो कई बार बात करने के बारे में सोचा भी, लेकिन आरोही का दिल धक से रह गया। अब बस यही बचा था, उसकी शादी ना टूटे दुनिया में सबसे बड़ी खबर हो गई। जिसे देखो वही दिलासा देने चला आ रहा था और उसकी जख्म कुरेद कर हाथ मल रहा था। आरोही ने गहरी सांस ली और बोली, इट्स ओके। उसने बात को जितनी जल्दी हो रफा दफा करना ठीक समझा। उस वजह से आपकी पूरी लाइफ पर कितना असर हुआ। वेदांत से बिना अपनी मर्जी के भी शादी करने के लिए आपको हामी भरना पड़ा। दिया के बोलते ही आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई और वो उसे देखते हुए बोली, दिया, ये किसने बताया तुम्हें? दिया बोली, पता तो सब कुछ चल ही जाता है मैम, बस बहुत बुरा लगा सब जानकर। आप बहुत अच्छा डिजर्व करती हैं। आप चाहें तो पीछे भी। तभी आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, हो गया। दिया के लिए ये सब अनपेक्षित था। वो चौंक गई और हैरानी से आरोही को देखने लगी तो आरोही बोली, मेरी शादी किससे हो रही है किससे नहीं, ये मेरा मैटर है। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। वेदांत को भी दिया की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके एक भी कदम बढ़ाने से पहले ही आरोही की ओर से जवाब आ गया। दिया बोली, नहीं मैम, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो मैं वेदांत को बस। दिया ने उसे कुछ कहना चाहा तो आरोही बोली, सबसे पहले तो ये वेदांत वेदांत बंद कर दो। तुम दोनों के बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है ना? आरोही की कड़क आवाज से दिया की बोलती सी बंद हो गई और उसने जवाब देने के लिए भी बस हामी में तेजी से सिर हिलाया। आरोही उसे देखकर बोली, अब जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ रही हो और वेदांत भी, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी। मैम, मैं तो आपकी। दिया ने तुरंत सफाई पेश करने के लिए जुबान खोली ही थी कि आरोही बोल उठी, अपना फैसला मैं ले सकती हूँ और अपना ख्याल भी खुद रख सकती हूँ। मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अगर इस प्रोफेशन में ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है तुम्हें, तो तुम फुल टाइम यही रिलेशनशिप की काउंसलिंग करो। मैं किसी और को रख लूंगी तुम्हारी जगह। दिया की तो जुबान ही सिल गई। वो माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूंगी। आरोही अभी भी उसे ही देख रही थी। तभी दोनों को किसी के आने का एहसास हुआ। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो वेदांत को देखकर जहां दिया के चेहरे का रंग उड़ गया था, वहीं आरोही एकदम से असहज हो गई थी। उसे लगा कि कहीं वेदांत ने उन दोनों की बात ना सुन ली हो। दुनिया के लिए लाख बुरा ही सही, लेकिन उसके लिए तो उसकी इज्जत बचाने वाला वही था। दिया के मुंह से जाने कितनी बुराई सुनने के बाद भी एक भी बार उसने अपने या सिया के प्रति वेदांत की कोई गलत निगाह भी नहीं देखी थी। वेदांत अंदर आते ही मुस्कुराया और आरोही से बोला, बहुत देर हो गई, आप बाहर नहीं आई तो मैंने सोचा खुद ही चलकर देख लूं। नहीं, वो बस मैं आ ही रही थी। आरोही ने तुरंत सफाई दी। जाने क्यों आज वेदांत के साथ हो नहीं एक अलग एहसास दे रहा था। आज वो अपने भाई के लिए आने वाला वेदांत नहीं, बल्कि उसका भावी जीवन साथी था। रिलैक्स, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, वेदांत ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही ने हल्के से सिर हिलाया। चले? वेदांत ने पूछा तो आरोही बोली, हाँ। आरोही के आगे बढ़ते ही वेदांत मुड़ा और दिया की ओर बढ़ गया, जो अभी उन्हीं दोनों पर नजरें जमाए बैठी थी। ये बेकार की कोशिशें बंद कर दो। आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे किसी भी और दुकान में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मेरी लाइफ से दूर रहोगी उतना ही तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा होगा। वेदांत ने उसे चेतावनी देते हुए कहा और फिर उसे एक नजर घूर कर तेजी से आरोही के पीछे चल पड़ा। कार के पास पहुंचकर उसने आरोही के लिए दरवाजा खोला तो आरोही ने उसे देखा। वो अब भी प्यार से मुस्कुराए जा रहा था। आरोही अंदर बैठ गई और झिझकते हुए बोली, थैंक्स। थैंक्स, ये तो अब मेरी ड्यूटी है। आपका पूरा पूरा ख्याल रखना और आपकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना। वेदांत की बोली में प्यार ही प्यार झलक रहा था। आरोही भी पहली बार उससे अपने लिए इस तरह की बात सुन रही थी, इसलिए हिचक बढ़ती जा रही थी। वेदांत ने भी ड्राइविंग सीट पर बैठते ही म्यूजिक चला दिया। आरोही ने उसे देखते हुए पूछा, आंटी नहीं आई? वो ड्राइवर के साथ सीधे मॉल में ही पहुंचेंगी। वेदांत ने म्यूजिक का वॉल्यूम कम करते हुए उसे जवाब दिया। अब जब वो खुद बोल रही थी तो इसके आगे कौन सा संगीत उसे भाएगा? और सिया? कुछ देर का पॉज लेकर आरोही फिर बोली तो वेदांत बोला, उन्हें लेने विराट भाई जाएंगे, उनके मम्मी पापा भी साथ आएंगे ना, इसलिए।
अच्छा, आरोही ने बोला और खामोश हो गई। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? वेदांत ने उसे खामोश देखकर पूछा तो आरोही ने चौंकते हुए उसे देखा और बोली, क्यों? हम उसी कलर के मैचिंग कपड़े देखेंगे ना। पहले से आपकी पसंद का आइडिया रहेगा तो वहां सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। वेदांत ने बड़े आराम से कहा तो उसे सक्षम की याद आ गई। वह हर चीज आरोही से पूछ तो लेता था लेकिन फिर फाइनल अपनी पसंद से ही करता था। सगाई का ड्रेस भी उसने अपनी पसंद से ही आरोही को लेने के लिए कहा था और आरोही ने खुशी खुशी उसे ले भी लिया था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसका अंत ऐसा होगा। अनायास ही उसके चेहरे पर दुख उभर आया, जिसे देखकर वेदांत बोला, अरे क्या हुआ? आप आपको नहीं बताना तो आप मत बताइए, लेकिन ऐसे अपसेट तो मत होइए प्लीज। आरोही ने हल्के से अपनी एक उंगली आंखों के नीचे से फेरते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। उसकी बात का मतलब ना समझ पाए, इतना ना समझ तो वेदांत में नहीं था। वह कुछ देर उसे देखता रहा और फिर सामने देखकर ड्राइव करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आपके लिए इतना आसान नहीं है ये सब। कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं इन सब में आपकी। आरोही ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस भरी लेकिन कुछ कहा नहीं। वेदांत बोला, मैं ये तो वादा नहीं कर सकता कि सब बुरी यादें आपके जहन से मिटा दूंगा। हाँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें दूं, जिससे पिछले कड़वे अनुभव ज्यादा नहीं तो कुछ तो हल्के पड़ ही जाए। आरोही ने उसे देखा तो वास्तव में वो गंभीर लग रहा था। उम्र में जरूर वो उससे 2-3 साल छोटा था, लेकिन फिर भी आज वो किसी भी तरह से एक परिपक्व व्यक्ति से कम नहीं लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आगे का संवाद आंखों से ही होने के लिए दोनों ने छोड़ दिया। शब्द अब दोनों के पास नहीं थे और कहने को अब भी बहुत कुछ था जो उनके नयन पूरा कर रहे थे। विराट भी सिया के घर जैसे ही आया, सरिता जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। विराट ने दोनों के पैर छुए तो वो उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो। कैलाश जी कमी बोलते थे, इसलिए उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ रख दिया और बैठ गए। विराट भी उनके सामने बैठते हुए बोला, वो सिया ऊपर ही है। सिया, ए सिया, जल्दी करना। उन्होंने सिया को आवाज लगाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सरिता जी खड़े होते हुए बोली, मैं जरा देख कर। बोलते हुए वो खड़ी हुई तो बाबा बोल पड़े, वो आ जाएगी, तुम जब तक चाय नाश्ता कुछ। अरे हाँ, बोलते हुए उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, दामाद घर आया है और मैं देखो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बोलते हुए वो जाने को ही तो विराट बोला, प्लीज आंटी कुछ मत कीजिए बस। अरे आ जाएगी, आप बैठो ना, 2 मिनट में चाय बनती है अभी। बोलते हुए वो तेजी से किचन में भागी तो विराट बाबा के साथ अकेला बैठ गया। काम कैसे चल रहा है बेटा? कैलाश जी और विराट दोनों ही कम बोलने वाले थे, इसलिए कैलाश जी ने मुश्किल से ही पहल की। अभी तो जाना शुरू नहीं किया है अंकल, सगाई के बाद से ही ऑफिस जाऊंगा। विराट ने कहा तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, अब तो कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं, थोड़ा बहुत वक्त के साथ ही जाएगा, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विराट ने भी उन्हें अच्छे से ही उत्तर दिया। उतने में ही सिया नीचे उतर आई। बाबा उसे देखते हुए बोले, लो आ गई सिया भी। विराट की नजर भी सिया की ओर घूम गई। वहीं सिया भी एकदम से विराट को देखकर सकपका गई। विराट ने देखा कि सिया के चेहरे की रौनक आज गायब थी। आंखें भी सूजी हुई थी, मानो वो रोई हो या फिर सोई ना हो। उसे याद आ रहा था कि किस तरह कल बात करते करते उसे सिया की आवाज में भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सिया ने भी विराट को देखा और उसे उसका सुकून मिल गया, लेकिन सच याद आते ही फिर से वही दर्द उसके चेहरे पर उतर आया। वो सामने तो था लेकिन उसका नहीं। हो भी गई तैयार? सरिता जी आते हुए बोली, ऐसे जाएगी तो इससे अच्छी तो रोज क्लिनिक पर जाने पर तैयार होती है। अब वो क्या बताती कि उसका तो रत्ती भर दिल ही नहीं था तैयार होने का भी। जिसके लिए होना चाहती थी वो तो उसे देखने को भी तरसा देने वाला था। और आंखें देखो जरा, कहा था ना गुलाब जल डालने, नहीं डाला ना, कितनी लाल हो रही है अभी भी। सरिता जी ने बिगड़ते हुए कहा तो बाबा ने ही बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आज जल्दी सो जाएगी तो कल तक ठीक भी हो जाएगी। अरे ये सब देर रात तक जाकर बातें करने का नतीजा है। उन्होंने तो सीधे सिया के साथ साथ विराट को भी लपेटे में ले लिया, जो उनकी बात सुनकर खुद ही चौंक गया। इससे तो अच्छा हमारा ही समारा था, न होते थे फोन और ना बातें, सीधे शादी हो जाती थी।
उन्हें भावनाओं में बहते देख बाबा ने गला खंखारा और सरिता जी से बोले, चाय हो गई? हाँ हाँ हाँ, बन गई, अभी लाती हूँ। बोलते हुए वो किचन की ओर चल दी। बैठो सिया। अब बाबा ने इतनी देर से चुपचाप खड़ी सिया को देखकर कहा तो वो भी खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गई। कहीं न कहीं विराट को ये सब कुछ बहुत खल रहा था। सिया का व्यवहार कहीं से भी सामान्य नहीं लग रहा था। जाने क्या हुआ था उसे, लेकिन वो सबके बीच होकर उससे पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए मन मार कर बैठा रहा। कुछ देर में चाय और सरिता जी बाबा के साथ हल्की फुल्की बातचीत के बाद विराट उन सबके साथ मॉल के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में बैठते वक्त भी विराट ने सिया को देखा तो उसने आगे का दरवाजा खोला जरूर, लेकिन कैलाश जी को आवाज देते हुए बोली, बाबा आइए। कैलाश जी के बैठते ही वो सरिता जी के साथ पीछे बैठ गई। एक कटाव सा नजर आने लगा था विराट को। यही तो वो भी चाहता था, लेकिन ऐसे अचानक। सिया रास्ते पर बाहर देखती रही और सरिता जी बाबा की बात पर विराट बस हूं हाँ करता रहा। लेकिन बेचैन नजरें सड़क पर तो कभी मिरर में दिखती सिया के बीच ही सफर कर रही थी। विराट और वेदांत लगभग आगे पीछे ही मॉल में पहुंचे थे। आरोही के मम्मी पापा पहले ही वहां आ चुके थे और सबसे वीआईपी रमज का इंतजार कर रहे थे। वेदांत सिया को देखते ही मुस्कुराया और आगे आते हुए बोला, कैसी हैं आप भाभी जी? आरोही ने भी दोनों को देखा तो सिया के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वहीं विराट उसकी ही और बार बार देखे जा रहा था। आरोही से भी उनका रिश्ता छुपा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खामोश थी। वो तो सिया के इस फैसले के पहले ही खिलाफ थी, लेकिन अब जब उसकी खुद की जिंदगी इस कगार पर थी तो वो किसी से क्या कहती। सिया बस हल्के से मुस्कुरा दी तो वेदांत बोला, क्या बात है, अपनी सगाई की शॉपिंग करने जा रही हो और इतनी उदासी? सिया की नजर अनायास विराट की ओर मुड़ गई। विराट खुद भी सिया से बात करने के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। आपकी देवरानी से भी मिल लीजिए। वेदांत ने जैसे ही कहा, सिया और आरोही ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये सच था, वो रिश्ते में अब देवरानी जेठानी बनने वाली थी, लेकिन अब तक इस रिश्ते को इतनी बारीकी से नहीं सोच पाई थी। सिया के लिए वो उसकी सीनियर डॉक्टर थी जिसके अंडर वो अपना काम कर रही थी। नहीं वेदांत, आरोही मैम तो। बोलते हुए सिया ने उसे देखा तो आरोही बोली, अगर रिश्ता पूरा हुआ तो जरूर यही रिश्ता होगा हमारा। पूरा क्यों नहीं होगा? वेदांत ने पूछा तो आरोही बोली, इस रिश्ते की सच्चाई हम सब जानते हैं। विराट ने सिया को देखा जिसके चेहरे पर उदासी ही उदासी थी। वो बस सबसे इस बात पर नजरें चुरा गई। बेहतर होगा कि जल्दी ही सबको सच बता दिया जाए। आरोही ने दोनों को देखकर कहा तो सिया बिना कुछ बोले थोड़ा आगे बढ़ गई। विराट फिर परेशानी के साथ उसे देखने लगा और उसके पीछे चला गया। आरोही ने मुड़कर देखा तो सिया की पीठ तो दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरा नहीं। लेकिन उसका उठता हुआ हाथ चेहरे पर फिरते हुए नीचे आए तो आरोही को समझ आ गया कि उसने अपने आंसू पोंछे थे। उसके पीछे उतना ही बेचैनी से जाता विराट। उसने हैरानी से मुड़ते हुए वेदांत को देखा जो खुद भी मुस्कुराकर उन्हें ही देख रहा था। आरोही ने आश्चर्य से उससे बोला, सिया, वो रो रही थी। वेदांत ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आरोही बोली, मतलब उसे प्यार हो चुका है भैया से? इस नाटक में सच में दिल दे बैठी है वो भाई को। वेदांत ने कहा तो आरोही उतनी ही हैरानी से बोली, और विराट, आपने नहीं देखा उनके आंसुओं को क्या असर हुआ है भाई पर? वेदांत अब भी मुस्कुरा रहा था। आरोही उलझी सी बोली, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं? हाँ, लेकिन अभी भाई को अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ है और सिया जी अपने प्यार को एक तरफा मान बैठी है। वेदांत ने उसे बताया तो आरोही पूछने लगी, तो आप? अब कुछ नहीं, शॉपिंग करनी नहीं है क्या आपको? वेदांत उतना ही चिल दिखाई पड़ रहा था, उतना ही बेफिक्र। आरोही हैरानी से उसे देखने लगी और वेदांत उससे बोला, चलिए मॉम भी आ गई हैं। आरोही ने देखा कि रमज भी अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतर रही थी, एकदम क्लासी सी साड़ी और ज्वेलरी पहने, आंखों पर गोगल था। दूसरी ओर सिया और आरोही के माता पिता आपस में बातें करने में व्यस्त थे। दोनों परिवार एक जैसे ही थे तो उन्हें आपस में घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन रमज को देखकर एक बार फिर दोनों बेटियों की माएं चिंता में आ गई थी। आगे क्या होगा? क्या विराट और सिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अभिजीत अपने माता पिता के कातिलों के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगा?
कौन है जो विराट को मारना चाहता है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।